अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। शहबाज शरीफ के लिए कायदे ऐवान की जिम्मेदारियां संभालने के बाद जहां मुआशी और सियासी इस्तेहकाम एक बड़ा चैलेंज है, वहीं अब नई काबीना की तश्कील भी अहम मसला है। वज़ीर आज़म नई वफाकी काबीना की तश्कील के लिए इत्तहादी जमातों से राब्ते में हैं। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, MKM के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर चुके हैं। वफाकी काबीना की तश्कील ताहाल ताख़ीर के शिकार है। पीपल्स पार्टी वज़ारतें लेने का फैसला न कर सकी। MKM ने भी काबीना में न आने का कह दिया है। शहबाज शरीफ आज MKM क़यादत को 2 वज़ारतों और गवर्नरशिप की ऑफ़र करेंगे। सदर के मुआख़ज़े के बाद आसिफ जरदारी का या फजलुर रहमान सदर के उम्मीदवार होंगे। ज़राए का कहना है कि नून लीग के 12 और पीपल्स पार्टी के 7, JUIF के 4 और साथ ही साथ MKM के जो 2 और PAP के 3 वजारतें जो हैं वो शामिल की जा सकती। सिंध की गवर्नरशिप भी MKM को दिए जाने का इम्कान है। आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे कि काबीना की तश्कील कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है। वज़ीर आज़म के नए ऐलानात, नवाज शरीफ इसहाक डार की वापसी की खबरें और इसका कानूनी तरीक़ाकार क्या है। कुछ ही देर के बाद ये भी इत्तलात हैं आज़म जो है वो पहुंच जाएंगे कराची और उनके मज़ार क़ायद पर हाज़िरी होगी। साथ ही साथ वो पहुंचेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का जो मरकज़ है बहादुराबाद, वहाँ पर और मुलाकात करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आला हाउस जाएंगे, वहाँ पर शहर के तरक्याती जो मंसूबे हैं उसके हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफ भी किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार, एंकर पर्सन और चीफ न्यूज़ ऑफिसर बोल फैसल अजीज़ साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। हमें बाबर डोगर साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हैं लाहौर से, क्योंकि मामलात आजकल बहुत गर्म हैं और अगला मार्का भी लाहौर का होने जा रहा है, उनसे भी जानेंगे। अज़हर सिद्दीक एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो नवाज शरीफ साहब इसहाक डार की वापसी की बातें हैं तो इसका क्या कानूनी स्टेटस है। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। अज़हर साहब आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कल सबसे ये बड़ी खबर थी कि जी इसहाक डार साहब, नवाज शरीफ साहब के जो पासपोर्ट हैं उनकी रिन्यू हो रहे हैं, सफारती पासपोर्ट का मामला है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुजरिम है, यानी कि वो उनको तो सज़ा हो चुकी है और वह अपने इलाज के लिए हैं। इसहाक डार साहब अदालतों से मफरूर, उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। ये एक तो सफारती क्या पासपोर्ट उनका हो सकता है। नंबर 2, उनकी जो वापसी है, क्या वो वापस आते ही नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे या फिर वो कहीं और होंगे, और इसहाक डार साहब का क्या स्टेटस होगा। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को याद होगा कि जब पासपोर्ट वाला मामला था, रिन्यूअल वाला मामला था, तो शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को सामने रखते हुए मामला गालबन काबीना के, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, गालबन काबीना के अंदर जहां इनके लिए 2 मसाइल है दोनों के लिए। एक तो दोनों के नाम ECL के अंदर है, ECL के नाम मौजूद है। जैसे ही ये पाकिस्तान में आएंगे ये एयरपोर्ट पे धर लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। अब ECL में नाम डालना और निकालना ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है अंडर दी रेलेवेंट लॉ। अब पासपोर्ट रिन्यूअल के हवाले से जब आप एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो जाएं तो आपके राइट्स छीन लिए जाते हैं। जैसे दोनों एब्सकॉन्डर हैं, दोनों TV चैनल्स पे आ नहीं सकते हैं, पाबंदी लगी हुई है। इस तरह इनके अपना ID कार्ड वगैरह जब पासपोर्ट अपना जब एब्सकॉन्डर हो वो ब्लॉक हो जाते हैं। इसी तरह पासपोर्ट का राइट भी जो है वो लिमिटेड कर दिया जाता है। अब यहाँ जो आउट राइटली जो इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया है, पता नहीं, हैरानकुन बात है, कोई दरखास्त आई है, दरखास्त ली है या नहीं ली, तो ये बज़ाहिर क्लोज डोर के अंदर ये चीजें लग रही हैं। ये मैं तो यही समझ रहा हूँ कि बज़ाहिर ये गैर कानूनी है, इट इज अ बेसिक नहीं है, बदनीति पर मबनी है और फायदा देने की कोशिश है। कल कोर्टों में अगर ये चैलेंज हो गया तो माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम ये सस्टेन कर पाए। दूसरा ये जिम्मेदारी है ये नैब के, जो कि बुनियादी तौर पर नैब के मुलजम है। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट से नवंबर 2019 के अंदर 4 हफ्ते के लिए मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी थी और हाई कोर्ट ने पीरियोडिक मेडिकल रिपोर्ट्स के अलावा कहा था कि इसको जनवरी 3rd वीक ऑफ जनवरी 2020। आज हम 2022 में आ गए हैं, तो सिस्टम तो जकड़ा हुआ है ना इन लोगों के लिए। यानी इनके लिए तो जमानतें वगैरह भी हफ्ते और इतवार में हो जाती हैं। और ये केस आपके पास क्लासिक एग्जांपल है कि ये केस अभी तक लगा नहीं है। तो अब इनके लिए अब तो गवर्नमेंट इनकी अपनी है, हालात इनके अपने हो गए हैं। तो ये तो, और अगली जो बात आपने रखी उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ। दोनों जहां तक इसहाक डार है वो एब्सकॉन्डर है, ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता है, वो इश्तिहारी हैं। जैसे ही वो लैंड करेंगे वो भी पकड़े जाएंगे।
और जेल में चले जाएंगे। नवाज शरीफ भी जो है ये भी पकड़े जाएंगे और जेल में जाना है। लेकिन आपको पता है कि एक हथियार होता है गवर्नमेंट के पास, और वो आपने सिंध के अंदर देख लिया है कि वहाँ जहाँ जो अपना खुर्शीद शाह साहब है वो एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा, अस्पताल में गुजार लिया। सिराज दुरानी साहब या फरियाद तालपुर साहब थी, वो उनका घर जो है वो सब जेल डिक्लेयर कर दिया है। तो जैसे ही नवाज शरीफ आएंगे, गवर्नमेंट इनकी अपनी आ चुकी है, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने घरों को इन्होंने सब जेल डिक्लेयर कर देना है, या मिसाल के तौर पर रेस्ट हाउस को इन्होंने सब जेल डिक्लेयर कर देना है। इन्होंने आते ही वहां शिफ्ट कर दिया। तैयारियां नजर आ रही हैं कि ये बदनीति के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। अब इसमें अब ये काम कौन देखने वाला है, ये शायद हमारी अदालतों को इस मामले में सोचना पड़ेगा। और नैब और कमाल की बात है, वफाकी हुकूमत तो उनकी अपनी है। अब पासपोर्ट बनाना, रिन्यू करना, ECL में डालना, ECL से निकालना, और सारा कुछ इनके इख्तियार में है। अगर वो काम पहले वाला जो है पासपोर्ट वाला अगर वफाकी हुकूमत ने किया है, वफाकी हुकूमत भी फेडरल गवर्नमेंट एंड दी कैबिनेट के हवाले से बात आएगी, तो यहाँ अगर वो फैसला भी रिवर्स करना था तो वो कैबिनेट ने करना होगा। मेरे पास जो कि डिसीजन नहीं है ना मुझे अंदाजा है, तो काबीना तो इस वक्त है नहीं। इस वक्त काबीना तो आप लोगों के सामने, काबीना तो है ही कोई नहीं। अकेले शहबाज शरीफ से वजीर आजम है, और वजीर आजम के तौर पर पता नहीं कोई बहरहाल हो सकता है कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर, सेक्रेटरी भी अपने तक ऑर्डर कर रहे होंगे। ये भी हैरान कुन बात है कि आपने PNIL की लिस्ट देख ली थी, वो अपना शहजाद। सर ये जो आप बात कर रहे हैं वो तो फिर बड़ा क्लियर होगा। आप कह रहे हैं नैब की बड़ी जिम्मेदारी है। 11 तारीख को फर्द जुर्म थी तो FIA जो है वो पेश ही नहीं हुई है। तो जहाँ FIA पेश नहीं हो रही है तो नैब भी पेश नहीं होगी। तो फिर केसेस में तो ये है ना कि परसू करना है, वो फैसले भी चैलेंज हो जाते हैं। फिर जब आप परसू ही नहीं करते हैं तो वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम तो सिर्फ देखने वालों में हैं, या कुछ छोटे मोटे लॉ के स्टूडेंट हैं, हमें भी पता है कि वो किस तरह हो सकता है। तो फिर इसका मतलब ये है फैसल अजीज़ साहब कि जिन अदालतों ने फैसले दिए थे, अब इदारे जो हैं वो हुकूमतों में जब लोग आ जाएं तो फिर इदारों से कुछ भी वो कर सकते हैं, इधर उधर FIA को इस्तेमाल करके, नैब को, वो पासपोर्ट अगर है तो वो वहाँ पर FIA कह दें जी ठीक है पासपोर्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, वो सफारती आदाब भी ख़त्म हो जाएँ, सफारती पासपोर्ट भी शाया हो जाए, तो जो मर्ज़ी करे सर। देखिए ये बड़े जुल्म की बात है। अजहर सिद्दीकी साहब ने तो पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह याद है हुकूमत ने कैबिनेट के अंदर ये फैसला किया था और शेख रशीद साहब ने बहुत तफसील से बताया था, और उसके बाद उनके पासपोर्ट के हवाले से सारे स्टेटस सामने आ गए थे। यहाँ पर सफारती पासपोर्ट एक कैदी को जो कि छुट्टी लेके गया हुआ इलाज कराने के लिए कोर्ट के थ्रू, उसको जारी करना, ये बहुत मतलब ये नायाब गलतियाँ कर रही है ये हुकूमत। इस हुकूमत का चलना, एक एक कदम आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, एक एक कदम आगे बढ़ना। ऐसे ऐसे इत्तेहादी हैं जो रूठे हुए ही हैं, उनको लेके आगे बढ़ना। अभी जो हेडलाइंस आपने पढ़ी उसके अंदर, और जो हमारे दोस्त अहबाब कह रहे हैं पीपल्स पार्टी आने को तैयार नहीं है, MQ वाले भी अकड़े हुए हैं, बाप वाले भी अकड़े हुए हैं, उनकी अपनी गवर्नमेंट को एक एक कदम चलना और वहां पर फिर ऐसे फैसले करना जो अदालत को चैलेंज कर रहे हो, जो लोग वैसे गुस्से में अक्सरियत बैठी हुई है उनको चैलेंज कर रहे हो कि रेड पासपोर्ट जारी हो रहा है जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए। इनको जरा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। कल पहले दिन शाहिद खाकन अब्बासी ने कह दिया कि नैब बंद करें, आज वो कल ही कह दिया उन्होंने जी पासपोर्ट जारी करें। तो ये जो कारखाना बनाया हुआ है ना अब्बू का और चाचा को ये करते हैं, ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। इनको बड़े तहम्मुल के साथ शहबाज शरीफ साहब को आगे बढ़ना चाहिए, अदारों के साथ, कैबिनेट की मंजूरी के साथ, अदालतों को देखते हुए फिर ये इकदाम करें तो चलो अगला बंदा हजम भी कर ले। वैसे ही हवा जो है उनके खिलाफ चल रही है। ऐसे फैसले और शहबाज शरीफ साहब को मुश्किल में डालेंगे, इतने ज़्यादा मुश्किल में डालेंगे कि वो पता नहीं कितने दिन की हुकूमत है ये। बार बार ये बात सोचने में जहन में आती है कितने दिन की हुकूमत है ये, क्योंकि ये फैसले हैं वो फैसले आईनी कानूनी तौर पर किसी सूरत खड़े नहीं रह सकते, किसी सूरत नहीं, अमली तौर पर आगे चले बजाय इन चीज़ों के। शहबाज शरीफ साहब की कल दिन एक दिन की परफॉर्मेंस, आज दूसरा दिन है, आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी उनके लिए तो हर घंटा इम्तिहान है, हर घंटा इम्तिहान है। वो स्टेबिलिटी की तरफ कहाँ आएंगे, और अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो जाहिर है कि लोग मुस्लिम लीग नून के भी हों जिनके साथ वो समझते हैं कि हमारे साथ इंतकाम हुआ था PTI के दौर में, लेकिन ये फैसले वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ये फैसले किसमें, कल जो है वो एहसन इकबाल साहब मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर थे, उनसे सवाल हुआ, ये पासपोर्ट वाला जवाब नहीं दे पा रहे वो, ये कोई लीगल इसकी ग्राउंड्स नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स सही, बिल्कुल सही। फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं। ये खबरें जो आ रही हैं कि अब इसहाक डार साहब
जो आपके दौरे हुकूमत में जिनको इश्तिहारी करार दिया अदालतों ने, और आपके दौरे हुकूमत में साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए, अब वो सुना है कि उनकी तबीयत बेहतर हो गई है और वापसी की बातें भी हो रही हैं, और साथ ही साथ अब पासपोर्ट भी सफारती जारी हो रहे हैं। तो अब आप तो ना असम्बली में हैं ना हुकूमत में हैं, तो इसका मतलब है फिर नए सिरे से काम शुरू हो रहा है। देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर यही तो हमारा हमेशा से एक मामला रहा है कि जब भी आप किसी क्राइम मिनिस्टर बनाएंगे किसी को, यानी ऐसा हुक्मरान जिसके ऊपर खुद पापड़ वाले के, फलूदे वाले के, मजबूत चपड़ासियों के 16-16 अरब के केसेस होंगे, तो जब वो आगे इक़्तिदार में बैठेगा तो वो आते साथ जितने उनके लुटेरे साथी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। अब जो कहते थे इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, कोरोना है, प्रोसीजर्स नहीं हुए, अब वो कह रहे नहीं पाकिस्तान के अंदर हकीम लुकमान जिंदा हो गया है, अब सारा इलाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि चूंकि यहाँ पर इनको पता था आते साथ जेल में जाना है, यहाँ पर लूटी हुई दौलत का हिसाब देना है। अब मुल्क के अंदर एक वजीर आजम की शक्ल में एक क्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। वो क्राइम मिनिस्टर जितने उनके जो क्राइम पार्टनर्स हैं उन सब के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। अब नवाज शरीफ जिनको अदालत मफरूर करार दे चुकी है, जो अदालती भगोड़े हैं, जिनको करप्शन के ऊपर सजा हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने सारी याद नाअहल किया हुआ है, उसको सफारती पासपोर्ट इशू कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के कानून का मजाक नहीं है तो क्या है? इसके ऊपर कोई सो मोटा होना चाहिए, इसके ऊपर भी अदालतें लगनी चाहिए, पता चले कि किस तरीके से जो है वो ताकत का अंधा जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और आते साथ पहला हुक्म जो है वो शहबाज शरीफ ने ये दिया है, तो मैं समझता हूँ कि इनसे और भी कोई तवक्को नहीं है। ये मजीद नैब को बंद करेंगे, अपने केसेस को बंद करेंगे। FIA का जो केस है 16 अरब का, जिसका जवाब आज तक नहीं दे सके, उस केस को जो प्रोसिक्यूटर है उसको लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। जो डायरेक्टर थे FIA के रिजवान, उनको जबरी छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाले जा रहे हैं। अभी वजीर आजम भी नहीं बने थे, अभी हुकूमत भी नहीं आई थी, तो नाम नो फ्लाई लिस्ट में जो है वो जाना शुरू हो गए, जिसमें एक साहब का DG एंटी करप्शन का नाम डाल दिया, डायरेक्टर FIA का नाम डाल दिया, शहजाद अकबर का नाम डाल दिया, FIA शहबाज गिल का नाम डाल दिया, आजम खान का नाम डाल दिया। तो साफ नजर आ रहा है कि इनके क्या ज़हनियत है, क्या जो है वो आगे लेकिन फर्रुख हबीब साहब, एक चीज़ जो आते ही उन्होंने की है वो कह रहे हैं कि जिस तरह महंगाई आपके खिलाफ, तो महंगाई की बात करती है अपोजिशन, और कह रहे हैं महंगाई से रिलीफ और चीज़ें सस्ती करने, तनख्वाहें बढ़ाने, ये सारे अमल वो कर रहे हैं जो अट्रैक्ट करती है। ऊपर भी कल मिफ्ता इस्माइल ने जो है वो बड़ा यूटर्न मारा है आपकी इल्म में। अब उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, मामला ये है कि इन्होंने तनख्वाहें क्या बढ़ानी है। 20 रुपए पे पेट्रोल डीजल हम सस्ता करके गए थे जब दुनिया में हो रहा था, 5 रुपए फी यूनिट बिजली हम सस्ती करके गए थे। मेरा तो बुनियादी सवाल है, वो कहते हैं जी हम पुराने पाकिस्तान में आ गए, तो डॉलर 100 रुपए का होना चाहिए, पेट्रोल 75 रुपए का होना चाहिए, आटा 35 रुपए किलो होना चाहिए, चीनी 50 रुपए किलो होनी चाहिए। अब ये करें ना, शहबाज शरीफ दें कोई एग्जेक्टिव हुक्मनामा और आज महंगाई नीचे ले आए और घी 150 रुपए किलो पे ले आए। ये सब झूठ बोलते थे, इनको पता नहीं है कि अपनी कीमतें कहाँ पर हैं। आज घी 450 रुपए किलो अगर बिक रहा है तो वो 500 टन फी डॉलर पे उस वक्त आता था जब 150 का था, आज 1300 रुपए डॉलर फी टन के ऊपर। ये सब इनके टोपी ड्रामे थे। अब लाए ना अवाम को, जो उस वक्त झूठ बोल के गुमराह करते थे, लेकिन अवाम आज इनके साथ नहीं है। जिस तरीके से अवाम निकली अपने आप है, किसी हुक्मरान को इख्तियार से निकाला गया हो, कभी पिछले रोज अवाम उस तरह निकली है, कभी उसके बगैर लीडरलेस अवाम। यहाँ पे करोड़ों लोग बाहर निकले। आज पेशावर में आप देखेंगे कि अवाम का एक समुंदर होगा। बरोज हफ्ता 16 अप्रैल को कराची के अंदर जो है तारीख का सबसे बड़ा मज़ार कायद के अंदर जलसा होने जा रहा है। लोग इनको मानने को तैयार नहीं है, लोग फौरी इंतखाबात मांग रहे हैं। ये फौरी इलेक्शन ही पाकिस्तान के अंदर, लेकिन सर फौरी इलेक्शन क्या सिर्फ फरूख साहब फौरी इलेक्शन आपके जलसों से, आपके एहतजाज से हो पाएगा? आप तो खुद असम्बलियों से बाहर आ गए, अब पीछे जो मर्जी मनमानी कानून साजियां करते रहे सर। वो देखें, ये वो असम्बलियां हैं जिन असम्बलियों में अब बैठने का जवाब, वो असम्बली जो कि प्रॉक्सी बन गई हो एक बैरूनी साजिश की, वो असम्बली जिस असम्बली को 15-20 अरब रुपया खर्च करके इन्होंने गदला कर दिया हो, उस असम्बली में बैठने का मतलब है कि इनको लेजिटिमेसी देनी। हम बाहर आ गए, 125 से ज्यादा इस्तीफे आ चुके हैं। अब जो है एक हिजान की कैफियत है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। इसके खात्मे का वाहद हल पाकिस्तान की अवाम कह रही है कि हमारा वोट कराओ। अवाम कह रही है कि हमारा वोट करवाएं, और वो वोट आम इंतखाबात के बगैर नहीं हो सकता। अवाम को फैसला करने दें
कि उनका वज़ीर आज़म वज़ीर आला कौन हो। तो फ़ारूक साहब, फिर इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ कौमी असम्बली से अपनी हुकूमत आप पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की ख़त्म नहीं करेंगे, सेनेट में लोग बैठे रहेंगे सर? जब इंतखाबात की तरफ मामला जाएगा तो फिर सारी हुकूमतें ही खत्म होगी। मुल्क के अंदर जनरल इलेक्शन की जरूरत है, उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो हुकूमत भी हम खत्म कर देंगे। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मामला उस तरफ आगे बढ़े तो सही। अब ये 2 वोटों की हुकूमत है, इनकी 2 वोटों की अक्सरियती इनकी हुकूमत है, वो भी मांगे तांगे की हुकूमत है। कभी एमकेएम के पांव पड़े हुए हैं जाके, कभी पीपल्स पार्टी को मना रहे हैं, कभी बाप पार्टी को मना रहे हैं। तो ऐसी हुकूमत क्या हुकूमत हुई जिस हुकूमत को आप बैरूनी साजिश के तहत ले आए? और वो खत भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास पहुंच गया है। उनसे भी हमारा यही हमने गुजारिश की है कि आप इसके ऊपर एक आज़ाद कमीशन जो है वो कायम करें। इस खत को देखें, सील्ड एनवेलप उनके पास पहुंच गया है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज और धमकी के हवाले से बड़ी वाज़ेह धमकी मौजूद है। लेकिन 25-30 आपके अपने अरकान सर उनको सपोर्ट करने के लिए अभी भी कौमी असम्बली में मौजूद हैं। तो नहीं, देखें, हमारे अरकान नहीं है वो, अब हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो जो है वो पैसे के अरकान है, वो बकाऊ माल है, उनको जो मर्जी खरीद लें। बहुत शुक्रिया। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक रहनुमा, और उनका मौक़िफ़ आपने देखा है। सैयद अमीर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया इस्लामाबाद से। अमीर अब्बास साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर साहब, एक तो काबीना की तश्कील है, तहादियों से मुलाकातें, और ये एक सारा प्रोसेस है जो चल रहा है। दूसरा सर, आपके पास जो है वो असल मार्का अब लगने वाला है, क्योंकि मामला अदालत में था तो वहाँ तो अभी उस तरह से चीज़ें सामने नहीं आ पाई हैं। तो यहाँ आज परवेज़ इलाही साहब ने भी सुना है इफ्तार की बैठक लगा रखी है। तो ये जितनी भी कोशिशें परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, ये कहाँ तक कारगर हो सकती हैं? बड़ा फ़र्क है नंबर में। बिल्कुल मुदस्सिर, अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया, फैसला महफूज है और आज शाम तक किसी भी टाइम ये फैसला आ सकता है। चौधरी परवेज़ इलाही इफ्तार पार्टियाँ कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं लोगों की कर रहे हैं जो पहले ही उनके साथ हैं। जो उनके साथ नहीं है वो नून लीग के साथ होटल में बैठे हुए हैं और नून लीग वहाँ पर उनको इफ्तारियाँ करवा रही है। बल्कि मैं आपको एक ख़बर दे दूँ, मेरी तो इत्तला ये भी है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने आसिफ अली ज़रदारी साहब से कांटेक्ट किया, रब्ता किया और उनसे कहा कि अगर मेरे ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान की तहरीक वापस ले ली जाए तो मैं CM का इलेक्शन फौरी तौर पर करवा देता हूँ। और ये है कि उनको स्पीकर रहने दिया जाए, स्पीकर के ओहदे से ना हटाया जाए, और जो भी नया कोलिशन बने वो उसमें स्पीकर के ओहदे पे रहकर काम करना चाह रहे हैं। मसला ये है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ग्रुप, ये 2 ग्रुप हैं, ये इस कंडीशन पे इन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया था या नून लीग के साथ चल रहे हैं कि हमने किसी सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही के साथ नहीं चलना। वो ओपनली ये कह चुके हैं कि उन्होंने PTI के ख़िलाफ़ गए ही इसलिए हैं कि PTI ने चौधरी परवेज़ इलाही को क्यों टिकट दिया। अब नून लीग वादा कर चुकी है, अलीम खान तरीन ग्रुप के सईद अकबर नवानी जो हैं वो स्पीकर पंजाब असम्बली आएंगे और उनके साथ कमिटमेंट हो चुकी है। तो लिहाजा अब चौधरी परवेज़ इलाही को इधर से अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। यानी कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इस क्राइसिस का हल ये बताया था कि ये क्राइसिस हल हो सकता है बशर्त यह कि उनको स्पीकर के ओहदे पे रहने दिया जाए, जो कि अब पॉसिबल नहीं लग रहा, क्योंकि नून लीग इस पर किसी सूरत पे मानने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल अब इशू ये है कि आज अदालत ने फैसला करना है। अदालत में 2 चीज़ें हैं जो मेन मद्देनज़र रखी जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि क्या अदालत डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी से कहेगी कि वो स्पीकर के CM का इलेक्शन करवाएं, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन चारों का पैनल बना दिया जाए, उनमें से कोई एक चेयर कर ले। क्योंकि नून लीग जो है उसने जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो स्पीकर है उन्होंने जो पैनल ऑफ चेयर बनाया था, नून लीग ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, हुकूमत ने दोस्त मज़ारी पे ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हमें इनके नीचे इलेक्शन कबूल नहीं है, उनका जो पैनल ऑफ चेयर है उस पर भी इलेक्शन कबूल नहीं है। अब कोर्ट के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो दोस्त मज़ारी से कहे जो कि आइनी और कानूनी तौर पर डिप्टी स्पीकर हैं और वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के बाद वही एक चीफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनने के अहल हैं। दूसरा ये है कि 4 आज़ाद अरकान हैं, तो उन पे मुश्तमिल एक पैनल बना दिया जाए जो कि ये इलेक्शन करवा सके, और इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट है। तो ये अब आज ये 2 चीज़ें फ़ाइनल होनी है और देखें कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन बाहर इसका कोई हल नहीं है, पॉलिटिकल हल अब इसका कोई नहीं है, इसका अब अदालती ही हल होना है, और जो अदालती फ़ैसला आएगा उसके बाद उसके आगे ये सब चलेंगे।
बिल्कुल ये अदालत का मामला है, लेकिन बहरहाल जहां परवेज़ इलाही साहब ने लूज़ बॉल की है वहाँ उनका अपना नुकसान हुआ है। लेकिन एक चीज़ कल बड़ी क्लियरली नाज़रीन ये बताई गई साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं वो उन पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी अगर वो मुनहरिफ अरकान हैं वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देते हैं, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब एक अलग जमात के तौर पर, एक अलग निशान के तौर पर वो मौजूद थे इलेक्शन कमीशन में। और आर्टिकल 215 जो आर्टिकल कह रहे हैं सेक्शन 215 इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उसके हिसाब से कोई जमाती इत्तेहाद रजिस्टर्ड नहीं है ये इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसलिए डिफेक्शन क्लॉज इन पर नहीं लग सकती जो मौजूद हैं पंजाब असम्बली में लोग। तो इसलिए भी और ज़्यादा क्लैरिटी भी हो जाएगी लोगों का, इसलिए वो शायद मुतमईन भी हो गए तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान। सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, इस वक्त जो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल कल आपने देखी है वो इत्तेहादी जमातें दो बड़ी, एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरा MQM काबीना में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, यानी साथ हैं लेकिन काबीना में शामिल ना होने की बातें कल इब्तदाई तौर पर आई हैं। थोड़ा वक्त है, किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं जमातें, आपको क्या लग रहा है? और सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को ही और उनकी टीम को आगे रखना चाह रही हैं तमाम जितनी भी इत्तेहादी हैं? तो कर रहे थे, मैं उस पर एक कमेंट करना चाहूँगा। जी जी ज़रूर। इन्होंने इस्तीफे तो दे दिए लेकिन डेप्यूटी स्पीकर अभी भी इनका है, वो इस्तीफे मंजूर क्यों नहीं कर रहा? ये क्यों स्टंट कर रहे हैं 2014 वाला फिर से? पार्लियामेंट लॉजेस में से क्या इन्होंने फेडरल लॉजेस से कमरे खाली कर दिए? डिप्टी स्पीकर आपका है ना, इस्तीफे मंजूर करें। आप जानते हैं कि आपके इस्तीफे, आपने जो इस्तीफे दिए हैं वो एक बराए नाम आपने स्टंट किया है सिर्फ पब्लिक के सामने, और आपके इस्तीफे मंजूर नहीं होंगे। अभी वो अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ले आएंगे और वो बिल्कुल भी मंजूर नहीं करेगा। अब तो कम से कम वो पुराना जो आपकी हरकतें रही हैं सियासी या जो आपकी रविश रही है, अब तो उसको मत दोहराएं, अब तो संजीदगी के साथ और उसूलों के साथ सियासत करें ना। बहुत अच्छा फैसला होगा आपका कि आप पार्लियामेंट को छोड़ के जाना चाहते हैं। जिसने भी मशवरा दिया है इंतहाई तबाहकुन किस्म का मशवरा दिया है, कोई रही सही साख भी अगर है तो वो भी ख़त्म कर दें इस पार्टी की, अब फिर अमल करें उस मशवरे के ऊपर फिर, और छोड़ दें फिर पार्लियामेंट को जो छोड़ने का तरीका है। जहाँ तक कैबिनेट का ताल्लुक है, देखें पीपल्स पार्टी पीपल्स पार्टी ने दो तरह से कामयाबी हासिल की है। एक तो उन्होंने इमरान खान साहब को आउट कर दिया, दूसरा उन्होंने सारा जो अगला नज़ला है वो शहबाज शरीफ साहब के ऊपर डाल दिया। अगर तो ये हुकूमत कामयाब होगी तो पीपल्स पार्टी उसका क्रेडिट लेगी, अगर ये हुकूमत कामयाब नहीं होगी तो नून लीग को इसका डिस्क्रेडिट दिया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म नून लीग के और जो अहम वजारतें हैं वो भी PMLN अपने पास रखना चाहती है। तो जो आप कह सकते हैं कि कोर कैबिनेट होगी वो शहबाज शरीफ साहब की ही अपनी पार्टी से होगी। तो पीपल्स पार्टी तो दोनों तरह से फ़ायदे में है। अब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तबका है जो ये चाहता है, जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, कुछ और लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मुद्दत के लिए हुकूमत में नहीं रहना चाहिए, हम सिर्फ बजट दें और हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं, क्योंकि हम जितना वक्त और गुजारेंगे हुकूमत में उतने ही हमारे ऊपर तनकीद भी होगी और हमारे लिए मसाइल भी पैदा होंगे, क्योंकि कोई ना कोई गलत फैसला होगा वज़ीर आज़म से, कोई फेडरल मिनिस्टर गलत स्टेटमेंट दे देगा, कहीं कोई वाक़या हो जाएगा मुल्क में, खुदा ना खास्ता कहीं कोई ट्रेन का हादसा हो जाता है, तो ये सारी तनकीद किस पे हो रही होगी? ये शहबाज शरीफ पे हो रही होगी ना, शहबाज शरीफ की कैबिनेट पे हो रही होगी, और इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा जाएगा लामहला तौर पर। तो एक तबका है जो ये चाहता है कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए सिर्फ बजट की हद तक, और उसके बाद फिर हम या जो रिफॉर्म्स का इनका पैकेज है जिसके ऊपर 15 दिन लगते हैं या 1 माह लगता है उसको निपटा के। लेकिन अब शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत मुकम्मल करें, क्योंकि वजारत उज़्मा की कुर्सी का जो खुमार है, जो इस कुर्सी पे आके बैठता है मुदस्सर, वो एक ऐसे खुमार में जाता है कि फिर उसको जो बाकी हकीकतें वो याद नहीं रहती, और यही हुआ था इमरान खान साहब के साथ। नंबर्स पूरे होने के बावजूद वो भी इस खुमार में आए। सही कह रहे हैं जी। तो शहबाज शरीफ चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत मुकम्मल करें, और उन्होंने आते साथ अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि शायद वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट जो लोगों के दिल में उतर जाए वो ऐसी कोई हुकूमत तश्कील दे पाएंगे। उनकी हुकूमत जब जारी होगी तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बैगेज होगा, वो जितनी जल्दी जाएंगे उतना कम बैगेज छोड़ कर जाएंगे।
तो ये तो बड़ा फैसल साहब बड़ा एक नुकसानदेह वाली चीज़ होगी मियाँ। वैसे मुदस्सिर जी बाबर साहब, मैं फैसल साहब मुदस्सिर जी एक और चीज़ कि शहबाज शरीफ साहब को कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का तजुर्बा नहीं है, वो एक पॉलिटिकल बंदे नहीं है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है। अहम पॉइंट वो पंजाब में मैंने देखा 10 साल जिस तरह से उन्होंने गवर्नमेंट चलाई, वो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चलने के लिए एक सियासी सोच चाहिए, एक सियासी अप्रोच चाहिए, उनको अकोमोडेट करना होता है। मैंने देखा कि 2008 से लेके 2013 तक जो पे पार्टी कोलिशन में थी तो उन्होंने बिल्कुल पे पार्टी को साइडलाइन कर दिया था, हत्ता के सेक्रेटरीज को ये कन्वे कर दिया गया था कि पीपल्स पार्टी के किसी मिनिस्टर का कोई काम नहीं करना। तो इस माइंडसेट के साथ कि वो हर चीज अपने कंट्रोल में रखते हैं, ब्यूरोक्रेसी ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, मिनिस्टर्स को इररिलेवेंट कर देते हैं। अभी तो अब फेडरल गवर्नमेंट में एक ये खुद जा रहे हैं। मैं आता हूँ जो है ना आगे बाबर साहब इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि कुछ जो हम कल भी बात करें तो उसको कंटिन्यू करें। हमारे और आपकी खबर के बाद जो है वो फिर पूरे चैनल्स पर वो खबरें चलना शुरू हुई कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मैं चाहूँगा हम उस पर ज़रूर कमेंट करें। हम पहले प्रोग्राम में कल बात कर चुके थे 1:30 बजे और ख़बर उसके 1 घंटा बाद चीज़ें निकलना शुरू हुई थी। मैं चाहूँगा उस पर बात करते हैं। लेकिन फैसल साहब, ये जरदारी साहब ने बड़ा अच्छा चलाया था 2008 से 13 तक के कोलिशन गवर्नमेंट और सबको लेकर चलना और मामला पूरे मुल्क में। शहबाज शरीफ साहब का बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात है, वो तो चलाते भी एडमिनिस्ट्रेटिवली वो हैं, फिर उनकी एक टीम ब्यूरोक्रेसी की होती है वो चलाती है, और इधर बीएपी फिर पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर एमक्यूएम। खासा मुश्किल काम होगा ये शहबाज शरीफ साहब के लिए। यही सबसे बड़ा इम्तिहान है इस हुकूमत को आगे लेके चलना। शहबाज शरीफ साहब के लिए वो एक अथॉरिटेरियन माइंड के आदमी हैं, इत्तेहादी बड़े बेचैन हैं, उन्हें जल्दी रिजल्ट चाहिए। सबसे ज़्यादा बेचैन एमक्यूएम है, फिर बाप है। ये दोनों वो पार्टीज़ हैं जिनको पिछले 14 सालों के अंदर, बाप को तो खैर इतना टाइम नहीं वो बने हुए, लेकिन जो पिछले 14 साल हैं एमक्यूएम के लिए बड़े ही सख्त रहे हैं। और आज जब अपने साथ बैठकर तारीफ़ें करेंगे और सुनेंगे सिंध गवर्नमेंट की पिछले 14 सालों की परफॉर्मेंस को, ज़ाहिर तारीफ़ करेंगे। शहबाज शरीफ साहब बड़ा शानदार काम किया आपने 14 सालों में। 12,000 अरब रुपये मिसिंग हैं, बेनामी अकाउंट्स हैं, केसेस हैं, ये हैं, शहर कराची का क्या हाल है, ये सारी चीज़ों की तारीफ़ करनी पड़ी होगी। एमक्यूएम साथ बैठी भी होगी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तारीफ़ चल रही होगी, बरादर अली शाह साहब की तारीफ़ हो रही होगी और बराबर में एमक्यूएम होगी। तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जिस अंदाज के अंदर एमक्यूएम डिज़ाइंड है और जिस तरह वो काम करना चाहती है, शहबाज शरीफ साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर वो चीज़ें वादे यहाँ से होंगे, डिलीवरी करनी है सिंध गवर्नमेंट ने। और सिंध गवर्नमेंट जो है जिस तरह से एमक्यूएम को लेकर चलती रही है, ये गवर्नेंस मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी के मामला इतने पेचीदा हैं और इस हुकूमत के पास मुझे लगता नहीं है टाइम है, बिल्कुल नहीं लगता इनके पास टाइम है। किसी वक्त भी गए ये एक तूफान जो आवाम का उस दिन हमने संडे को देखा था, ये इमरान खान ये पब्लिक के साथ जो निकल रहे हैं, ये आज निकलेंगे पेशावर में, फिर ये कराची आएंगे। कराची में जो हमने मंजरनामा देखा वो मैंने पहले नहीं देखा है। एमक्यूएम इस तरह लोग नहीं निकाल सकी थी, एमक्यूएम मुनज़्ज़म अंदाज में नहीं निकाल सकी थी। जो लोग खुद निकले थे और जिस अंदाज में निकले थे, कोई लीडरशिप नहीं थी। तो अगर ये सिनेरियो दोबारा रिपीट होता है और फिर रिपीट होता है और फिर बोलते भी हैं और सोशल मीडिया पे चलता है, कहाँ खड़े रहेंगे? एमक्यूएम के लिए बड़ा मुश्किल है वजारतें लेना। फिर वजारतें ले लेंगे तो करेंगे क्या? कचरा उठाएंगे, पानी देंगे, क्या करेंगे? वाटर बोर्ड को ठीक करेंगे, मेयर के पावर्स को ले लेंगे, लोकल गवर्नमेंट के पावर्स को ले लेंगे। 2 जिले बना दिए कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वो अंडू करवाएंगे। एमक्यूएम क्या क्या करवाएगी? सर के ऊपर एक सैलाब आ रहा है आवाम का, एक बहुत ही ठीक ठाक किस्म के लोग, नैरेटिव इस तरह के चल रहे हैं, वो खवातीन निकल आई हैं, वो मर्द निकल आए। अब तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जिसमें शहबाज शरीफ साहब को मुतमईन रखना, शहबाज शरीफ साहब का एमक्यूएम को मुतमईन रखना, इन दोनों का पीपल्स पार्टी को मुतमईन करके काम निकालना बहुत बड़ा टास्क है। इसी को शिफ्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, बहुत मुश्किल है ये चीज़ें, इंतहाई मुश्किल है। ये कैबिनेट बनना बहुत मुश्किल है कि पार्टी जाना ही नहीं चाहती। वो जरदारी साहब बहुत अच्छी बात की थी मेरे अब्बास ने कि वो बेसिकली डबल ट्रिपल गेम खेल रहे हैं इस वक्त। सबसे बेहतरीन सियासत जरदारी साहब कर रहे हैं, आ भी गए और नहीं भी हैं, कैबिनेट में आ भी रहे और नहीं भी आ रहे, तारीफें भी कर रहे हैं और साथ भी हैं, और डिलीवर करने वाली पोजीशन में नहीं है। अगर आपने कर दिया, जिसके बहुत कम चांस है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट भी ये है कि ये जो बार अमीर अब्बास ने कहा कि वो जो बार है
वो अपने ऊपर नहीं लाना चाहते, नहीं लाना चाह रहे, सब यही कह रहे हैं। 7 माह की भी गवर्नमेंट कर नहीं सकती, ये प्रैक्टिकल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब एडमिनिस्ट्रेटर बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनके हाथ में जब सिर्फ 7 महीने होना और 5 साल होना बहुत मुख्तलिफ है ये चीजें, और वो करना भी चाहें तो शायद उनके 7 महीने भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 7 महीने की भी बात अभी हो रही थी ना, कि ये इलेक्शन कमीशन कहता है 3 नहीं मजीद 4 महीने चाहिए होते हैं, तो वो भी बड़ा मुश्किल होगा। अदर साहब, ये ऐसा क्या मुमकिन है कि इस तरह से लोग निकलें और जनाब इलेक्शन हो जाए? ये तो सर मुल्क में नहीं हो सकता कि लोगों के हुजूम निकलें, चलें जी 2 करोड़ निकल आएँ, 5 करोड़ निकल आएँ, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि इलेक्शन करवा दिए जाए। आइन कानून तो एक चीज़ मौजूद है ना, फैसला तो फिर पार्लियामान ने करना है, उस बल्कि पार्लियामान ने भी नहीं, वज़ीर आज़म ने करना है, असम्बलियाँ तहलील कर दें, नए इलेक्शन का ऐलान कर दें। अवामी रद्द अमल से इलेक्शन तो नहीं होते सर। अच्छा, पहले मैं जो आपकी खबर है ना पंजाब के अंदर, पंजाब के अंदर मैं 16 तारीख से कबल तो इंतखाब होते देख नहीं रहा। 16 तारीख का जो कहा है उसी तक का है, और गालिबन जितने आर्गूमेंट्स मैंने देखे हैं, लाहौर हाई कोर्ट स्पीकर के इख्तियारात या सूबाई असेंबली के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करेगी। ये भी मैं आपको आर्टिकल 69 को एनफोर्स करेगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकता है। उसमें एक लीगल लकूना मैं चाहूंगा आप सब लोगों के लिए बहुत अहम एक लकूना है, वो आम नाज़रीन को पता होना चाहिए। आर्टिकल 95 के तहत 3 दिन से 7 दिनों के अंदर तहरीकी अदम एतमाद कामयाब होना होती है। वैसे तो ये 8 को फाइल हुई थी, 25 को असेंबली का इजलास आया, 28 को लीव मिली, तो 3 तारीख आखिरी दिन था जिस दिन रूलिंग आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई नहीं दिया। वो जो घड़ी चल रही थी ना, वो घड़ी रोकी नहीं और 3 तारीख गुजर गई। तो असूली तौर के ऊपर तो वो अबेट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 तारीख को फैसला किया और कहा अब 3 को चले जाएं। अब 3 तारीख को आपको पता है कि रात 12 बजे तक क्यों ये हंगामा रहा कि रात 12 बजे तक खत्म करना है, कि वो शायद वो 3 तारीख वाला दिन समझ के उसको खत्म करना चाह रहे थे। वो हो नहीं सकता है कि नजरसानी के अंदर ये बहुत बड़ी तलवार है। नजरसानी के अंदर ये मामला आया तो ये सारे का सारा मामला फिर टॉपल हो जाएगा और देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हम आईनी तौर पर आनी बहरान में आ जाएं और असेंबलियों की तरफ। अब आए दूसरी बात की तरफ, आप जो आपने बड़ी जबरदस्त बात की, यहाँ एक याद रखिए, एक मैजिकल फिगर है 172। अगर 172 इस्तीफे आ गए, यानी कोलिशन वगैरह सबने अगर आकर दे दिए, तो फिर तो असेंबलियां वैसे ही डिसॉल्व हो जानी है, क्योंकि मेजोरिटी ने नहीं, सदर पाकिस्तान को आइन के आर्टिकल 58 के तहत इख्तियार होगा असेंबलियां डिसॉल्व कराने का। असल जो एजेंडा इस वक्त उनका है, उन्हें भी अंदाजा है कि ये थोड़ा अरसा चलना है। वो 5-6 काम करना चाहते हैं। ट्रांसफर, अब देखे धड़ाधड़ ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। अपना जाती उमरा मॉडल टाउन पे 32 पुलिस एहलकार आ गए हैं। इसके बाद अगला जो काम करना है, नैब को डाइल्यूट करना है, ओवरसीज का जो वोट है वो राइट खत्म करना है, अपना इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबर लगाने हैं। आज अगर ये अपना इमरान खान वगैरह अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो कल क्या होगा कि वो उनकी मुशावरत से लगना है, तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर तो कोई भी लगा सकेगा। चेयरमैन नैब अगर लगाना है तो वो मुशावरत के साथ लगाना है। अगर केयर टेकर सेटअप लगाना है तो फिर मुशावरत के साथ लगाना है। तो यहाँ देखा जाए, और जो बात कही है ना मीर अब्बास ने, अगर इस्तीफे मंजूर होना हो तो वो हो जाए। वो लगता यही है कि पॉलिटिकल गिमिक्स ये खेला है और वो अपने तय अवाम में निकले हैं ताकि वो हालात और वाकयात इधर ले जाए। लेकिन जवाब वाली बात है कि अगर जलसे जुलूसों से गवर्नमेंटें निकलनी होती तो पिछले हम 10 सालों से यही देखते आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितनी दफा आई, मौलाना फजलुर रहमान कितनी दफा आए, पीपल्स पार्टी कितने जलसे जुलूसों से गवर्नमेंट नहीं निकल सकती। प्रेशर जरूर बिल्ड होगा आपका और अल्टीमेटली वो कल्मिनेट किसी और शक्ल की तरफ चला जाए तो शायद पॉसिबल। ये आखिरी बात हो पंजाब के हवाले से मैं और पता कर दूं, जो मैंने अपने तौर पर देखा है और हालात और वाक़े देखे हैं। चौधरी परवेज अलाई, अभी आपको पता है पिछले दिनों सुन रहे हैं कि लड़ाइयाँ हुई हैं आपस के अंदर, और वो बात यही है, कुछ चाह रहे हैं अपनी मर्जी के फैसले। ये जो मामला चल रहा है ना, एक हम भूल रहे हैं कि क्या काम किया है कि अपना हमजा शरीफ ने, आपको याद होगा, फ्लैटीज के अंदर एक जलसा किया था और वहाँ फ्लैटीज के वो वज़ीर आला बन चुके थे। तो वो लोगों की इंटेंशन और मोटिव बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गई। तहरीक-ए-इंसाफ ने उन लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डेक्लेरेशन दे दिया है। तो स्पीकर का ओहदा भी इसलिए बड़ा अहम है कि वो डेक्लेरेशन की बुनियाद पर जो प्रिजाइड कर रहा होगा ना, वो इनको वोट डालने नहीं देगा। वो कह देगा डिफेक्शन हो गई है कि उनकी हद तक, यानी वो यानी जो चले यूं नहीं मैं कहता, वोट डालने देगा, वोट काउंट नहीं करेगा। वैसे मेरे मुताबिक ये वोट काउंट नहीं करे। जब वोट काउंट नहीं होंगे तो आपके पास मेजोरिटी नहीं आ सकेगी। मामला यानी इतना आसान मामला नहीं है। पंजाब के अंदर मामला
बहुत गंभीर आने वाले दिनों में बहुत उसमें ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो काउंट होगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि वो वोट काउंट होगा। अटॉर्नी जनरल भी ये कह चुके हैं कि वो वोट काउंट होगा। बाबर साहब, मैं बता देता हूँ, आइन के आर्टिकल 63 पे अमल दरामद के हवाले से कहा है। अब 63 की इंटरप्रिटेशन तो नहीं की, वो तो अपना कल लगा था रेफरेंस। कल सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था, वो बैठ के अटॉर्नी जनरल ने तो बहस कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि आर्टिकल 63A के ऊपर इंटरप्रिटेशन दे देती, और वहां वो मनो अमल आर्टिकल 63 पे अमल कर रहे हैं कि उन्होंने डिफेक्शन ऐसे कर ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे बात निकल गई, उन्होंने जाके उनको वो डिफेक्टो अपना चीफ मिनिस्टर बन के वोट डाल दिया उनको, तो उनका तो माइंड बड़ा क्लियर हो गया। तो पार्टी डीलर ने डेक्लेरेशन देनी है, डेक्लेरेशन दे के स्पीकर के पास आएगी, मामला जाएगा मुझे अजहर साहब 63, लेकिन वोट अजहर साहब 63A, मुदस्सिर एक मिनट, मुदस्सिर 63A ये कहती है कि इफ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, इफ ही वोट्स, अगर वो वोट डालता है या वोट नहीं डालता, तो वोट तो डालने का मतलब वोट डाल दिया, और वो फिर जो वोट वही होता है जो काउंट हो, अदरवाइज तो वो इनवैलिड वोट है। तो वोट तो आइन तो ये कहता है कि वोट डालने का राइट है और काउंट करने का भी राइट है। नहीं, आपने यही तो बात है बाबर डोगर साहब, यही तो सुप्रीम कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन है। तारीखी तौर पर याद करें, आपको तो याद होगा गुलाम हैदरवाइन का दौर था तो 63A में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाजत थी, उस वक्त आप वोट डाल सकते थे। ये 63A के हवाले से यही तो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब आपने आइन का आर्टिकल अगर 63A में आ जाए, वहां पर 3 के अंदर है कि वहां पर वो डेक्लेरेशन देता है, डेक्लेरेशन पार्टी हेड देता है, पार्टी का डेक्लेरेशन दे देता है, और दे के इलेक्शन, आप स्पीकर के पास इख्तियार है, 2 दिन वो रखता है, इलेक्शन कमीशन बैठ के फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि डिफेक्शन की है या नहीं की, लेकिन उसकी बुनियाद पर वो वोट काउंट नहीं करेगा, वो वोट रोक लेगा। या कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस नोट कर लिया आने वाला है, अगर ये वोट डालेंगे भी यहाँ और वाकयात मैं नहीं अच्छे देख रहा, और यहाँ सही, तो फिर अब ये देखना है कि जब वो वोट डाल सकते हैं नहीं, लेकिन असल मामला है कि फिर वो वोट काउंट होता है कि नहीं, ये अब उसके स्पीकर का इख्तियार है। सही, ये स्पीकर इख्तियार है, उनको काउंट नहीं करेगा कि मेरे पास डेक्लेरेशन आ चुकी है पार्टी। चलें, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट आगे है, एक अहम पॉइंट है वज़ीर साहब, ये आप देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले नजरें जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ है कि वहां से क्या चीजें आती हैं। अमीर अब्बास साहब, इस वक्त एक चीज़ जो है वो जो जलसों का माहौल हुआ है अमीर अब्बास साहब, पेशावर और उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ कराची में, फिर लाहौर 23 अप्रैल को, ये तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं उनकी तरफ जाना, और जिस किस्म का जलसों में एग्रेशन है, ये इस वक्त रियासत के लिए, मुल्क के लिए, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि शायद कोई अनारकी या खुदा ना खास्ता किसी ऐसी जगह ना पहुँच जाए। जो एग्रेशन आपने भी देखा है, हमने तो खुद जाकर वो देखा है, इसको आप किस तरह से देखेंगे अगले आने वाले वक्त और इलेक्शन के लिए? गेम में निकाल दें, और अब आप ये तवक्को करें कि वो बनी गाला जाके बाकी आराम की ज़िंदगी रिटायरमेंट की गुजारेंगे, यानी सहर अफ्तार करते रहे हो जाएंगे अपने बच्चों के पास, ऐसा तो नहीं है। उन्होंने रहना है पॉलिटिक्स में, वो पॉलिटिक्स करेंगे। वो सेहत के लिहाज से माशाल्लाह बिल्कुल स्पोर्ट्समैन आदमी है, वो फिट है, स्मार्ट है, अगले 8-10 साल बड़ी आसानी से वो सियासत कर सकते हैं, इसलिए वो कहीं नहीं जाएंगे। ये बातें तो हम ऑलरेडी आज से 1.5-2 माह से कर रहे थे कि ये जो मूव चली है ऑपोजिशन ने, ये सियासी तौर पे एक इंतहाई अहमकाना किस्म की मूव है। आप इमरान खान को सिस्टम से आउट नहीं कर सकते, इमरान खान की पॉपुलैरिटी मौजूद है, मैं उनका बहुत बड़ा नाकिद रहा हूँ 3.5 साल, उनकी कारकर्दगी का, उनके तर्ज सियासत का, लेकिन एक दूसरी हकीकत है जिसका हमें ऑब्जेक्टिवली एतराफ़ करना है कि वो एक सियासी हकीकत है, उनको आप ढक्कन रख के बंद नहीं कर सकते किसी हंडिया के अंदर, वो मौजूद हैं, और अब उनके पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। जब आपने उनको पावर से बाहर निकाल दिया, उन्होंने एक कार्ड खेला है साजिश का, उन्होंने एक मोमेंटम है जिसको मेंटेन रखना है इस हुकूमत के खिलाफ। देखिए, सारी की सारी सियासी जमातें उनके खिलाफ है इस वक्त पाकिस्तान इमरान और एंटी इमरान 2 पॉलिटिकल धड़ों में तकसीम है, कोई तीसरा धड़ा नहीं है। माजी में ऐसा नहीं होता था, नून लीग एक तरफ होती थी, पीपल्स पार्टी एक तरफ होती थी, एमक्यूएम एक तरफ होती थी, मौलाना एक और जगह पे होते थे, एएनपी कहीं और होती थी, बलूचिस्तान की पार्टीज वो अपने रास्ते पर चल रही होती थी। आज वो सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, इमरान खान एक तरफ है। तो ये इमरान वर्सेस एंटी इमरान, ये 2 धड़े बन चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और इनमें शिद्दत आएगी।
इमरान खान के पास अपनी बका के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो सड़कों पर आए, वो अपने मोमेंटम को बरकरार रखें। और दूसरा, उनके ऊपर ये प्रेशर भी आएगा कि जब ये हुकूमत उनकी हुकूमत के केसेस निकालेगी, अभी 20 अप्रैल को तोशा खाना का केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है, वो बड़ा सीरियस केस है। अगर वो केस चलता आगे तो उसमें इमरान खान साहब के लिए परेशानी भी बन सकती है, कम से कम पॉलिटिकली उनको बड़ा बदनाम किया जा सकता है। और मुख्तलिफ तरह के केसेस हैं जो ये हुकूमत इशारे दे रही है कि हम करेंगे। लिहाजा ऐसी सूरत में उनको हर हाल में फॉरेन फंडिंग के केस की भी इत्तलात हैं कि जल्द जो है उसका भी फैसला बरकरार तवक्को है। जी अमीर अब्बास, में फॉरेन फंडिंग के हवाले से बात करें तो ये भी एक तरफ हुकूमत खेलेगी केसेस के मामलात फैसल साहब, और दूसरी जानिब फैसल साहब ये जो बात करें ना मोमेंटम की, क्योंकि अभी चंद दिन के बाद कराची में ये चीज़ें होने जा रही हैं, तो मेरा तो ये सवाल है कि ये पाकिस्तान की सियासत में ये जो एग्रेशन है इस तरह का, ये कम अज़ कम हमने 2013 के इलेक्शन से 2018 के इलेक्शन में, इवन 2002 के इलेक्शन में भी इस तरह का वो नहीं देखा है। जो इस वक्त जो अमीर अब्बास ने बड़ा कहा कि 2 पॉइंट हो गए, एक एंटी इमरान और एक प्रो इमरान वाला, और ये जो इस किस्म का बयानिया पाकिस्तान की सियासत में, जैसे इंडिया में एंटाई पाकिस्तान बयानिया बिखरा होता है, पाकिस्तान में ये अमेरिका के हवाले से इस तरह से चीज़ें नहीं हुई, सिवाय 2002 के मामलात के हवाले से जब वो चीज़ें कुछ हुई, और उसके बाद 2008 में हल्का फुल्का। तो ये जो बयानिया नया आया है और ये जो 2 धड़े हो गए हैं, ये समझते नहीं ये अजीब पोलराइजेशन हो जाएगी? वो एक मुदस्सिर बात चल रही है कि सब ने इमरान खान को घेर के मजबूर किया और इमरान खान हर दरवाजे पे गए, हर दरवाजे पे उन्होंने चीखा चिल्लाए शोर मचाया कि ये बैरूनी साजिश है, मुझे हटाया जा रहा है, रजीम चेंज का मामला है, और सब इकट्ठा हो गए और उन्हें हुकूमत से जाना पड़ा। एक नैरेटिव ये है जो नजर आ रहा है। दूसरा नैरेटिव ये है कि इमरान खान ने उन तमाम लोगों को एक जगह जमा कर दिया है और घेरा डाल दिया है, और वो घेरा डालकर अवाम के पास चले गए, और जिस तरह अवाम इतवार को निकले थे और इसी तादाद के अंदर उसी एग्रेशन के साथ अवाम निकलते हैं, खवातीन मर्द बूढ़े जवान, और उसी तरह से रोते हैं चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो क्या ऑप्शन रहेगा इस हुकूमत के पास चलाने में? अभी तो रमज़ान है, अभी रमज़ान है, इसलिए 2-2 3-3 4 दिन का जलसों के अंदर गैप दे रहे हैं। वो ये रमज़ान अभी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इमरान के पास कोई काम नहीं है। और जिस अंदाज के अंदर लोग खड़े हैं, जिस अंदाज में औरतें बच्चे हमारे इर्द गिर्द गुफ्तगू कर रहे हैं, बात करते करते रो पड़ते हैं, उसका करेंगे क्या? कैसे उन्हें समझाएंगे कि नहीं भाई ये जमहूरियत है, इन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं, इनके इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, शहबाज शरीफ को चलने दो, 7 महीने बोले इलेक्शन कमीशन ने, थोड़ा टाइम लगेगा। ये अवाम कहाँ समझने वाले हैं? और दूसरा मैं आपको बताऊं, ये जो मंजरनामा इतवार का था, ये इससे पहले पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। 14 अगस्त को 23 मार्च को जो जुलूस जो जलसे निकलते रहे हैं, उनके कोई मुंतजमीन होते थे। ये जो निकले हैं, आईबी की रिपोर्ट है, 82 शहरों देहातों टाउन्स के अंदर ये लोग निकले हैं। ये आम पाकिस्तानी निकला है, वो पाकिस्तानी भी निकला जो खामोश था, और ये जिस अंदाज में निकल के बोला है और जो चीजें चली हैं वो आगे जाके और बढ़ेंगी। तो मैं इसलिए बार बार मैं तो खतरे में हूं कि ये हुकूमत चलेगी कैसे। इस हुकूमत के इत्तेहादियों में मसला है। इमरान खान साहब गेयर चेंज करेंगे, आज का उनका गेयर बहुत डिफरेंट होगा। कराची बहुत डिफरेंट है, यहाँ एमक्यूएम के लिए सड़क पे खड़ा रहना मुश्किल है। वो हुकूमत में जाते हुए कपकपा रहे हैं, उन्हें गारंटीज चाहिए, उन्हें डिलीवरी चाहिए, उन्हें फंड चाहिए, उन्हें पूरी एक पावर चाहिए कि कराची को चेंज करें, अदरवाइज एमक्यूएम आगे नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी आगे जाने को तैयार नहीं है, सही, सब डर रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल है, और इमरान खान जिस मूव में है वो और एग्रेशन बढ़ाएंगे। ये चीज़ें जो एग्रेशन बढ़ना है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में ना हो। पाकिस्तान के लिए सब कुछ बेहतर होना चाहिए। जो हुकूमत है, चाहे वो 1.5 साल रहती है या 7 माह, वो एक रिलीफ की जानिब होंगी। इमरान खान साहब अपना पूरा बयानिया लेकर चल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूँगा फैसल साहब आपका भी, अजहर सिद्दीक साहब आपका भी, बाबर डोगर साहब और अमीर अब्बास साहब, शुक्रिया अदा करते हैं। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।